Hello, dear guys. Welcome to my new video on human health and diseases. If you want to see the English version of this video, then please follow the link that is given in the description below. So, हम ये वीडियो हिंदी में रन करेंगे. तो अभी जो माहौल चल रहा है बाहर पूरे विश्व में, वो है कोरोना का माहौल. कोविड डिजीज़ के बारे में हर कोई आज बात करता है, हर कोई आज सोचता है. जहाँ वहाँ कोरोना कोविड ही दिखाई देता है ना. तो इन कंसर्न विद दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, दैट इज़ द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. ओके, तो सबसे पहली जो बात यहाँ पर बताई है कि वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर हेल्थ, है ना. हम हमारे हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जागरूक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वरीड भी रहते हैं, है ना. तो क्यों कॉन्शियस रहते हैं? जायज़ सी बात है, हमारी हेल्थ अच्छी रहेंगी तो हम अच्छे रहेंगे, है ना. और हम अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे से काम कर सकेंगे, हर एक बात हमारी अच्छी होगी. तो एक्चुअली ये हेल्थ होती क्या है? व्हाट इज़ द हेल्थ? तो हेल्थ की डेफिनेशन जो है वो बहुत सारे डेफिनेशंस है हेल्थ के, लेकिन हमें जो डेफिनेशन देखनी है वो है WHO ने बताई हुई डेफिनेशन, है ना. WHO, दैट इज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. आप लोगों को पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है क्या? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं. तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है क्या? तो इट इज़ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये, है ना, स्पेशलाइज्ड एजेंसी. तो ये क्या करती है वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो WHO है उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी. तो WHO was established in 7th of April in 1948. 1948 में WHO की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी. दैट मीन्स जस्ट बैक टू द 72 ईयर्स. अगर हम यहाँ से सीधा 72 साल पीछे चले जाएंगे तो तब WHO की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी. और जब WHO की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो वो टाइम पे 61 कंट्रीज़ ने WHO की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर साइन किया था, है ना. तो हमें पता है यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे हमारा देश है भारत देश, और हमारे भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशन है, घटना है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे देश का कारभार चलता है, व्यवहार चलता है, हर एक बात चलती है. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? आर्टिकल्स है, सेक्शंस है ना, कायदा कानून जो है उसमें सब है. तो उसके तहत हमारी हर एक एक्टिविटी चलती है, हमारा लाइफ चलता है, और हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन 101% करना ही पड़ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है. तो वैसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी भी एक खुद की कॉन्स्टिट्यूशन है ना. तो ये WHO जो है वो किसी एक देश की नहीं है, एक देश की मालकी नहीं है, किसी एक ही देश का हक नहीं है ना. तो जब एस्टैब्लिशमेंट हुई थी तो 61 कंट्रीज़ ने जो WHO है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर किए थे. मतलब 61 कंट्रीज़ ने वहाँ पर हक जताया था या फिर सपोर्ट किया था उसको, है ना. तो सब लोग जो है 61 कंट्रीज़ जो है वो सभी 61 कंट्रीज़ वो टाइम की 61 कंट्रीज़ WHO की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन मानने वाले थे. मतलब WHO के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस 61 कंट्रीज़ फॉलो करने वाले थे. ओके, तो ये WHO की जो पहली असेंबली है, ओके, वो पहली असेंबली हेल्ड की गई थी 24th of July in 1948. ओके, सो आफ्टर 2 months या फिर 2.5 month जब इस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो उसके 2 या 2.5 महीने के बाद पहली असेंबली जो है WHO की वो हेल्ड की गई थी. तो WHO करता क्या है ना, नाम में ही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो WHO करता क्या है? इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कंट्रोल करता है.
मतलब पूरे विश्व में, ओके, पूरे विश्व में जो हेल्थ है, पब्लिक की हेल्थ है, ह्यूमंस की जो हेल्थ है, ओके, वो हेल्थ को, पब्लिक की हेल्थ को कौन कंट्रोल करता है? WHO, वो जो नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी है वो कंट्रोल करती है। तो ये जो WHO है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो उसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में। ओके, सो जिनेवा में हेडक्वार्टर है WHO का। मैं आपको इतनी सारी बातें बता रहा क्यों हूँ? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में WHO के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा ही होगा। ओके, तो ये जो WHO है, वो WHO के जनरल डायरेक्टर कौन है, ऐसा अगर सवाल आपको पूछा तो टेड्रोस एडहनम। टेड्रोस एडहनम इज़ द जनरल डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल of the WHO. So this person, Tedros Adhanom, he is belonging from the Ethiopia. ये यूथोपिया से है और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है। डेप्टी डायरेक्टर जनरल जो है WHO की, वो है सौम्या स्वामीनाथन, ओके, इंडिया से है। और दूसरी डेप्टी डायरेक्टर जनरल जो है वो जेन एलिसन, जो कि इंग्लैंड से है। ओके, सो यहाँ पर 3 लोगों के बारे में बता दिया है, डायरेक्टर जनरल, डेप्टी डायरेक्टर 2। ओके, सो दिस इज द बॉडी ऑफ द WHO। तो अभी हम देखेंगे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह हेल्थ को डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ क्या है? ओके, so it's really very interesting definition of the health that is made by the WHO. तो WHO ने क्या कहा है कि हेल्थ क्या है? द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना। तो तीनों की भी कंप्लीट स्टेट है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की कंप्लीट स्टेट है हेल्थ, और नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज और इन्फर्मिटी, है ना। तो सिर्फ डिजीज़ नहीं है, कोई भी डिजीज़ नहीं है इसका मतलब हम लोग हेल्दी है, ऐसा नहीं होता, है ना। हमें कोई भी डिजीज़ नहीं है ना, कोरोना नहीं है, सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम हेल्दी है, ऐसा नहीं है बाबा। ओके, सो इट इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी मतलब कोई फिजिकल वीकनेस हमें नहीं है, इसका मतलब हम हेल्दी है, ऐसा नहीं होता। तो हेल्थ क्या है? इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हमें पता करना है कि ये फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होती क्या है ना। तो हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है, हेल्दी है, तो ही हम हेल्दी है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो फिजिकली कैसा? कि फिजिकली हमारी तबीयत जो है वो अच्छी रहना ज़रूरी है, हमारी जो बॉडी है वीकनेस नहीं है, कुछ डिजीजेस नहीं है, तो हम फिजिकली फिट है ना, फिजिकली अच्छे हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ। ओके, दूसरा मेंटल। अब ये मेंटल वेलबींग क्या रहती है? तो जब कोई भी पर्सन मेंटली एबनॉर्मल है तो वो हेल्दी नहीं है। अब मेंटली एबनॉर्मल कैसे रहता है? तो वो बहुत ज़्यादा अगर सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, छोटी छोटी बातों पर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं किसी किसी चीज़ को लेकर। तो ये लोग थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, और अगर मेंटली डिस्टर्ब है, ओके, मेंटली वेलबींग नहीं है, इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। ओके, उसके बाद सोशल वेलबींग के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो फिज़िकल वेलबींग के साथ और मेंटल वेलबींग के साथ हर एक पर्सन ने सोशली वेलबींग रहना भी ज़रूरी है। ओके, सोशल वेलबींग मतलब वो आजू बाजू के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, कम्युनिटी के साथ कैसा व्यवहार करता है। वो अगर अच्छा व्यवहार करता है तो उसका सोशल वेलबींग अच्छा है, सोशल हेल्थ अच्छा है। ओके, और अगर सोशली वेलबींग नहीं है तो फिर उसकी जो हेल्थ है वो सोशली अच्छी नहीं है। ओके, सो वो पर्सन अगर फिज़िकली, मेंटली और सोशली वेलबींग है, फिर ये स्टेट को हम क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। मतलब सिर्फ डिजीज़ नहीं है, कोई इन्फर्मिटी नहीं है, ओके, तो वो पर्सन हेल्दी है ऐसा हम नहीं कह सकते।
हेल्दी रहने के लिए फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग रहना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद हमारी जो हेल्थ होती है वो हेल्थ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ऊपर और बॉडी के फंक्शन के एफिशिएंसी के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है ना। मतलब अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, एबनॉर्मल हेल्थ है, नॉर्मल नहीं है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ऊपर डेफिनेटली अफेक्ट करेगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्लो हो जाएंगी या फिर फास्ट, वॉटेवर जो भी है, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नॉर्मल नहीं हो जाएंगी। और अगर वो नॉर्मल नहीं होंगी तो फिर बॉडी के ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो भी नॉर्मल नहीं रहेगा, तो फंक्शनल एफिशिएंसी जो है ऑर्गेनिज्म की वो भी चेंज हो जाएगी। अगली डेफिनेशन दी है हाइजीन के बारे में। अब हाइजीन क्या है? तो इट इज़ द सीरीज ऑफ प्रैक्टिसेस परफॉर्म्ड टू प्रिजर्व हेल्थ, है ना। हेल्थ प्रिजर्व करने के लिए, हमारी हेल्थ अच्छी रखने के लिए जो प्रैक्टिसेस हमें करनी पड़ती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें करने पड़ते हैं, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कहते हैं हाइजीन। ओके, सो यहाँ पर दिया है हाइजीन हेल्प्स टू मेंटेन द हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीजेस। तो हाइजीन क्या करता है? हमारी हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें हेल्प करता है और डिजीजेस होने से हमें बचाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द हाइजीन। यहाँ पर दिया है कि व्हाट शुड बी डन टू अचीव गुड हेल्थ। तो अच्छी हेल्थ अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला दिया है वी मस्ट हैव हाइजेनिक बैलेंस डाइट। तो हमारा जो डाइट है, जो फूड हम लेते हैं सुबह शाम वॉट एवर द टाइम, वो हमारा फूड हाइजेनिक होना ज़रूरी है और हाइजेनिक के साथ साथ वो बैलेंस्ड भी होना ज़रूरी है। हाइजेनिक मतलब कैसा है कि वो फूड में पैथोजन नहीं रहना, है ना। बहुत सारे होटल्स का फूड अगर हम खाएंगे तो कुछ कुछ होटल्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर फूड की प्रॉपर केयर नहीं की जाती, है ना। ओपनली वो फूड रखा जाता है तो उस पर हाउस फ्लाइज वगैरह आकर बैठती है, तो पैथोजन ऑटोमेटिकली वो फूड के ऊपर आ सकते हैं और वो फूड जो है वो अनहाइजेनिक हो जाएगा। ओके, तो गुड हेल्थ अचीव करने के लिए हाइजेनिक फूड खाना ज़रूरी है और बैलेंस्ड फूड खाना ज़रूरी है। गुड हेल्थ अचीव करने के लिए हम जो पानी पीते हैं वो पानी भी कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर। और क्लीन वाटर का मतलब ये नहीं है कि कोई पानी, एक आधे ग्लास में पानी अपने को अगर बहुत ट्रांसपेरेंट दिख रहा है तो उसका मतलब वो क्लीन वाटर है, ऐसा नहीं है। तो क्लीन वाटर का मतलब है कि वो पानी पीने लायक रहना, उसमें कोई पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहना और मिनरल का और सॉल्ट्स का जो प्रपोर्शन है वो भी नॉर्मल रहना, तो वो क्लीन वाटर है। उसके बाद गुड हेल्थ अचीव करने के लिए पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। हमें पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान देना चाहिए। पर्सनल हाइजीन मतलब हर रोज़ नहाना चाहिए, वी शुड बेड डेली। उसके बाद प्रॉपरली बाहर से आने के बाद प्रॉपरली हाथ पैर हमें वॉश करने चाहिए सोप से, है ना। अभी कोरोना का माहौल चल रहा है तो बाहर से आने के बाद हम क्या करते हैं? हमारे हाथ सैनिटाइज़र से वॉश करते हैं, सोप से वॉश करते हैं। कम्युनिटी हाइजीन का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर भी हाइजीन की हमें केयर करनी है। हमारे रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना ज़रूरी है अगर अच्छी हेल्थ हमें अचीव करनी है तो, है ना। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो फिर हेल्थ अच्छी रहेगी। वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द डिजीजेस एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी। तो डिजीज़ेस के बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है कि बाबा किस किस प्रकार से वो डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो सकता है, डिज़ीज़ होने के कारण कौन से हैं, कैसे हम उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये पूरा डिज़ीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये पूरा नॉलेज हमें डिज़ीज़ के बारे में होना ज़रूरी है। और अगर कोई डिज़ीज़ हमें हो गया तो वो डिज़ीज़ होने के बाद उस डिज़ीज़ का हमारे बॉडी के ऊपर कौन सा इफ़ेक्ट होता है, किस किस प्रकार के इफ़ेक्ट, किस किस प्रकार के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, इसका नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। हमारे घर में जो भी वेस्ट तैयार होता है वो वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो वेस्ट अगर वैसे ही घर में रहेगा या फिर हम बाहर अपने घर के सामने ही डाल देंगे
तो उसका जो कांटेक्ट है वो हमारे बॉडी के साथ आ जाएगा एंड वी कैन बिकम इल, या फिर हमें कोई डिजीज़ हो सकते हैं. सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और सबसे आखिरी में दिया है कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स. तो वेक्टर्स मतलब जो डिजीज़ ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम वेक्टर्स कहते हैं, है ना. वेक्टर्स आर दी ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीजेस सच एज दी हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज. दिज आर दी वेक्टर्स. ओके, सो हमें पता है मॉस्किटोज़ क्या करते हैं. मॉस्किटोज़ के बॉडी के अंदर मलेरिया कॉज करने वाला एजेंट रहता है ना. Not all the mosquitoes are having the malarial agents, but certain infected mosquitoes. Okay, तो मॉस्किटो मलेरिया कॉज करता है. वैसे ही हाउस फ्लाई से भी हम देख सकते हैं. हाउस फ्लाई बहुत गंदी गंदी जगह पर जाकर बैठती है, तो उसके पैर को पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाइंड होते हैं, अटैच होते हैं, और वही जो हाउस फ्लाई है फिर ओपनली स्पेस पे रखे हुए फूड के ऊपर जाकर अगर बैठती है, तो वो फूड के ऊपर वो क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाल देती है. तो इस तरह से हमें हाउस फ्लाई भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस सच एज टाइफॉइड ट्रांसमिट करने के लिए कॉजेबल है. तो कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स करना ज़रूरी है. ये जो वेक्टर्स है, हाउस फ्लाइज है, मॉस्किटोज़ है, इनको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये हमने करना चाहिए. सो ऑल दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू टू अचीव द गुड हेल्थ. सो इसके बाद का जो पार्ट है वो पार्ट हम देखेंगे अगले लेक्चर में. If you like the video, then don't forget to click on the like button and subscribe the channel. Thank you for watching the video.